नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो चलिए आज रीट का मनोविज्ञान की है जो प्रश्न उत्तरी अपन पढ़ रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो को पसंद लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। समाजीकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? तो समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन है वो 350 ग्राम है जो होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है वो 1400 ग्राम है जो होता है। 6 माह के बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन है वो जन्म के समय से दुगना हो जाता है। यानी जितना जन्म के समय वजन हुआ था उसका 6 महीने के बाद दुगना हो जाता है। एक वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? तो एक वर्ष में बालक का वजन है वो समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। यानी कि बच्चे का वजन होता है उसका 1 साल के बाद है जो 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? लड़के की या लड़की? तो उसमें है जो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो जन्म के समय बालक की लंबाई है वो लगभग 20 इंच है और बालिका की है लगभग 19.5 इंच। मानव के अस्थायी दांत यानी कि दूध के दांत है वो कितने होते हैं? तो मानव के जो अस्थायी दांतों की संख्या होती है वो होती है 20। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? तो स्थायी दांत है वो 12 होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं? तो किशोर अवस्था में है जो 4 दांत है जो आते हैं और इन्हें जो अकल की डांट भी कहते हैं। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीखना कहते हैं। बालक में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो बालक में पहला है जो व्यक्तित्व निर्माण में और दूसरा कक्षा शिक्षण में, तीसरा अनुशासन में। नेक्स्ट होगा बच्चों के संज्ञात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो बच्चे का जो संज्ञात्मक विकास है वो विद्यालय एवं कक्षा में है जो अच्छे तरीके से प्रभावित है जो परिभाषित किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं? तो अनुवंशिकता। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। तो थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व वर्गीकरण का आधार है वो चिंतन और कल्पना है। मित्रों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। विकास के
किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को है जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो कक्षा कक्ष में जो शिक्षक और विद्यार्थी के जो मध्य संप्रेषण होता है वो उद्देश्य केंद्रित का होता है। डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? तो डिस्ग्राफिया है वो लिखने से संबंधित कठिनाई है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा गया है? तो पूर्व बाल अवस्था को खिलौने की आयु कहा गया है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो अभ्यासता कहलाता है। नवीन मानव और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की क्रिया सीखने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का है। स्टर्न द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रसार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो वो किया था सफीर वैज्ञानिक ने। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है वो कौन सी है? तो वो है कैसल स्टडी। कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्रकल्पना के उपयोग पर बल डालता है? तो अशांति सिद्धांत। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? तो अधिगम के क्रम में है जो आत्मसात है जो क्रिया पहला करेगा बालक। व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामाजिकरण अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो व्यक्ति भेद का अध्ययन और सामाजिकरण का अध्ययन है वो विविधात्मक विधि के द्वारा किया जाता है। संबंधवाद वह सिद्धांत हैं जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। ये कथन है रेंद का। अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये स्पेयरमैन ने किया था। वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है इसका नाम है तो मिश्रित विधि। स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन है जो किसने किया था? तो ब्लूम ने। संसारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम वुड। थॉर्नडाइक ने निम्न में से कौन सा नियम बताया था? तो थॉर्नडाइक ने जो नियम बताया था वो तैयारी का नियम था, व्यवहार का नियम और अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम। तो इसमें राइट क्या होगा जो आप बताइए कमेंट करके। अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत है जो किसने दिया था? तो W.C. वांगले ने। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो नियंत्रित अवलोकन कहलाता है। वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया था? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का
जो निर्माण किया था। किस मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन विधि में उत्तरदाता और प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? तो प्रश्नावली विधि। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी क्या है? तो अपने दोषों को छिपाना। मनोवैज्ञानिक ने निरीक्षण पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? तो मनोवैज्ञानिक में निरीक्षण की जो पद्धतियां हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। सीखना संबंध स्थापित करना मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र है, तो थॉर्नडाइक का कथन है ये। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉर्नडाइक। थॉर्न ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है वो E.R. हिलग्राड है। गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। ये कौन अधिगम स्थानांतरण है? तो ये धनात्मक है जो स्थानांतरण है। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है, तो शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान है वो समूह परिचर्चा द्वारा हो सकता है। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत है जो किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया है? तो ये C.S. जूड ने। मस्तिष्क द्वारा अपने सभी की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा। निर्देशन का क्या अर्थ है? तो छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना ही निर्देशन कहलाता है। यदि किसी जटिल कार्य के केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। ये कथन है स्टीफेरस का। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है, तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण है वो B.S. ब्लूम ने किया था। सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है, तो सौंदर्य अनुभूति है जो वो सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व है जो नहीं है। अनुकूलित एवं अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो पावलोव ने। बहुत मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो केली एवं थ्रस्टर। ज्ञानात्मक उद्देश्य में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? तो रॉबर्ट मैगर की। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? लिक्टर ने। सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये कथन है जो करो का है। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकसित किया है, तो B.S. ब्लूम ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जो विकसित किया है। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है, तो ये निरंतरता द्वारा। समूह गत्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता थे, तो कुर्तर लेविन थे। वह कौन सा चक्कर है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? तो उनतोदर ब्रकमन। शिक्षण अधिगम प्रबंध प्रत्यय के
प्रवर्तक हैं तो आई के डेविज शिक्षण अधिगम के प्रबंध के प्रति अनुभव और प्रेक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना है। अधिगम या सीखना, ये कथन किसका है? तो गेट्सर का। पूर्ण कारवाद के जन्मदाता हैं तो पूर्ण कारवाद के जन्मदाता है वो वर्दीमर है। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है तो उचित चिंतन है वो अवयव नहीं है। जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया परीक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो वो क्या कहलाता है? एक पक्षीय अंतरण कहलाता है। जिस साक्षात्कार के माध्यम से चित्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वो है निदातात्मक साक्षात्कार। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है तो समाज मिति विधि। सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? तो सफल साक्षात्कार के लिए आत्मीयता का स्थान होना चाहिए। परेर की ये संप्रदाय से संबंधित हैं तो ये मैकडोगल से संबंधित हैं। किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो आंकड़ात्मक वाद। अंतर्दर्शन पद्धति मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो कार्यात्मकवाद। किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रोबेल को है जो खेल प्रणाली के जन्मदाता माना जाता है। कक्षा में निरंतर सनने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समूह गत्यात्मकता। साक्षात्कार का संबंध है तो व्यक्ति से व्यक्ति का। दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय में कहेगी? तो व्यवहारवादी में। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? व्यवहारवाद है वो इवान पावलोव द्वारा आधारित था। सीखने वालों के लिए ये आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। ये कथन किस विद्वान का है? तो करो एवं करो का है। शिक्षा में पूर्ण रूप से अंश की और पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो गेस्टाल्ट। मनोविज्ञान में महत्व है तो निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का और बहिर्दर्शन का। मनोविज्ञान की महत्व है वो निरीक्षण का, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन का। अधिगम के नियमों को है जो प्रतिपादित किया तो थार्नडाइक ने है जो अधिगम के नियमों को प्रतिपादित किया था। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है वो है किंडरगार्टन पद्धति में।
मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं तो सिगमंड फ्रायड। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है तो प्रयोजन विधि है वो प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। प्रेरकीय संप्रदाय पर आधारित है। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है तो अधिगम की प्रक्रिया है जो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है तभी ये पूर्ण हो जाती है। मनोविज्ञान का जनक है जो किसे कहा जाता है तो मनोविज्ञान का जनक है वो सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक है जो किसे कहा जाता है तो लुई ब्रेल को है जो अंधों की लिपि का जनक कहा जाता है, लुई ब्रेल को। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने है जो कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था तो ब्रेल लिपि का। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है तो नर्सरी पद्धति के जनक है वो मारिया मॉन्टेसरी को कहा जाता है। LKG व UKG पद्धति के जनक हैं तो फ्रोबेल है। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे तो जीन पियाजे थे वो स्विट्जरलैंड के है जो मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे तो वो संज्ञात्मक धारा के समर्थक थे। स्कीमा सिद्धांत का जनक है जो किसे माना जाता है तो स्कीमा सिद्धांत का जनक है वो जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग है जो किस पर किया था तो जीन पियाजे ने अपना प्रयोग है 2 पुत्रियां और 1 पुत्र पर है जो किया था। बालक अपराध बनाने के कारण है जो क्या क्या है तो बालक है जो अपराध बनाने के कारण है वो पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना और शारीरिक दोष ऐसे बालक हीन भावनाओं से ग्रस्त होने के कारण अपराधी बन जाते हैं। और चौथा है घर का वातावरण अशांत होना, कुसंगति के कारण। छठा दादा दादी का अधिक लाड प्यार। सातवां स्त्रीहीन मनोरंजन और माता पिता का गरीब होना, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता का तलाक आदि ये है जो सब बालक अपराध बनाने के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक अपराधियों के उपचार क्या है तो बालक अपराध के उपचार है वो मनोवैज्ञानिक विधि से होना चाहिए, समाजशास्त्रीय विधि है और वैधानिक विधि, इनके द्वारा जो उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं तो समस्याग्रस्त बालक वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बातें करना, अधिक क्रियाशील होना और गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये सब बातें। तो समस्याग्रस्त बालकों की है जो समस्या शिक्षण द्वारा कैसे दूर की जा सकती हैं
तो समस्याग्रस्त बालकों की जो समस्या है वो शिक्षक द्वारा ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाया जाए और सबसे आगे है जो बिठाया जाए, और शिक्षक को सभी बालक की समस्याओं को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए, और शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। ये सब है जो समस्याग्रस्त बालक की समस्या का शिक्षक के द्वारा है जो इसकी समस्या दूर की जानी चाहिए। गिलफ्रांड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? तो गिलफ्रांड ने ये जो पहला बताया है, लॉन्चशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता और है जो केंद्र विमुख। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? तो वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के 5 है जो तत्व है जो दिए हैं। तो 5 तत्व है मौखिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता और विचारों का संचरी और लोथशील और विधि। सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? सृजनात्मकता के जो पहला है मौलिकता, दूसरा है नवीनता, तीसरा लॉन्चशीलता, चौथा विस्तांतरण करने की क्षमता और 5वां है विधिनाता। सृजनशील बालकों की विशेषताएं है जो क्या है? तो सृजनशील बालकों की विशेषता है वो सृजनशील बालक जिज्ञासु और प्रवृत्ति के होते हैं, और सृजनशील बालकों में उच्च महाकक्षा वाले होते हैं, और सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं, और सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी ये है जो किसने कहा था? तो ये अरस्तु विद्वान ने कहा था। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है? तो बालक की जो सामाजिकरण पहली पाठशाला है वो घर और परिवार है, दूसरा खेल और मैदान है, तीसरा है स्कूल। तो हाय मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें, और रोज़ाना हमारी ये टेस्ट सीरीज क्लास होती रहती हैं, तो हमारे साथ जुड़िए और देखते रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।